राजनीतिक गलियारों में एक कहावत है, पटना का रास्ता दिल्ली तय करता है, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा ये अक्सर भारत के सियासी उस्ताद तय करते हैं। साल था 1984। देश में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की एक ऐसी लहर चली कि कांग्रेस ने रिकॉर्ड 414 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के क्षितिज पर बनी एक नई पार्टी सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई। संसद में बीजेपी का मजाक उड़ाया गया, अखबारों ने उन्हें राजनीतिक रूप से मृत घोषित कर दिया। लेकिन तब संसद के उसी सन्नाटे को चीरते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐतिहासिक भविष्यवाणी की थी। मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर वाणी करने का साहस करता हूँ। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। दोस्तों, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वाजपेयी जी की यह बात महज एक नारा नहीं बल्कि आने वाले भारत की हकीकत बनने वाली थी। आखिर कैसे महज 2 सांसदों वाली एक छोटी सी पार्टी ने कांग्रेस के अजय साम्राज्य को उखाड़ फेंका? वो कौन से मास्टर स्ट्रोक थे जिन्होंने भारत की राजनीति का भूगोल और विचारधारा हमेशा के लिए बदल दिया? आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीजेपी के शून्य से लेकर शिखर तक की वो इनसाइड स्टोरी जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। 6 अप्रैल 1980 को जब जनता पार्टी के बिखरने के बाद बीजेपी की स्थापना हुई तो इसके पहले अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। शुरुआत में पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद की राह चुनी, लेकिन 1984 के चुनाव के करारे झटके ने पार्टी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। यही एंट्री होती है भारतीय राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार लाल कृष्ण आडवाणी की। आडवाणी जी ने समझ लिया था कि अगर कांग्रेस को हराना है तो अपनी मूल वैचारिक ताकत यानी प्रखर हिंदुत्व की तरफ लौटना होगा, और इसी विचारधारा को जमीन पर उतारने के लिए साल 1979 से 1990 में शुरू हुआ राम जन्मभूमि आंदोलन। आडवाणी जी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाल दी। इस यात्रा ने देश के कोने कोने में सोए हुए बहुसंख्यक वोट बैंक को एक सूत्र में पिरो दिया। नतीजा क्या हुआ? जो बीजेपी 1984 में सिर्फ 2 सीटों पर सिमटी थी, वो 1990 में सीधे 85 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी अब भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी किंग मेकर बन चुकी थी। 90 के दशक तक आते आते बीजेपी एक बड़ी ताकत तो बन गई थी, लेकिन देश पर अकेले राज करने के लिए उसे एक उदार और सर्व स्वीकार्य चेहरे की जरूरत थी, और वो चेहरा बने अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 में बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत न होने के कारण वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ 13 दिनों में ही गिर गई। तभी संसद में उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। दोस्तों, इस हार से सीख लेकर बीजेपी ने बनाया एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्षेत्रीय पार्टियों को साथ जोड़कर वाजपेयी जी ने 1998 और फिर 1999 में सरकार बनाई और पूरे 5 साल तक सरकार भी चलाई। पोखरण परमाणु विस्फोट, कारगिल युद्ध में जीत और स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी सड़कों का जाल बिछाकर वाजपेयी जी ने साबित कर दिया कि बीजेपी सिर्फ आंदोलन करना नहीं बल्कि देश चलाना भी जानती है। हालांकि 2004 के इंडिया साइनिंग अभियान के फेल होने के बाद पार्टी के अगले 10 साल के लिए विपक्ष में बैठ गई। देश यूपीए सरकार के घोटालों और कड़े नेतृत्व की कमी से जूझ रहा था। ठीक इसी वक्त गुजरात से दिल्ली के मंच पर एंट्री होती है नरेंद्र मोदी की। मोदी जी ने विकास के गुजरात मॉडल और राष्ट्रवाद के एक ऐसे कॉम्बिनेशन को पेश किया जिसे जातिगत राजनीति के सारे पुराने समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। कश्मीर से धारा 370 को हटाना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और देश में सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना। जहां देश की अन्य पार्टियां समय के साथ अपनी विचारधारा बदलती रहीं, वहीं बीजेपी ने अपने इन कोर एजेंडे को नहीं छोड़ा और सत्ता में आते ही इन्हें पूरा करके दिखाया। कल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला, मुफ्त राशन, पीएम आवास के सीधे बैंक ट्रांसफर ने महिलाओं और गरीबों का एक नया वफादार वोट बैंक तैयार कर दिया। महज 2 सांसदों की पार्टी से लेकर पूरे देश और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बनने तक का बीजेपी का यह सफर भारतीय लोकतंत्र की अद्भुत कहानी है।